हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और क्या हाल चाल है? हाल चाल ठीक है? पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा है और समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, आज हम लोग बायोलॉजी में आगे पढ़ेंगे और आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और नया चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत, यानी कि पेड़ पौधे की दुनिया में चलेंगे। तो पेड़ पौधे की दुनिया में चलने से पहले एक छोटा सा चीज है, वैज्ञानिक नाम है कि नहीं। ये पौधों और जीव जंतु का वैज्ञानिक नाम है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि हुआ क्या कि इस पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं, है कि नहीं, और इस पूरे पृथ्वी पर पूरे विश्व की बात करें तो प्रत्येक जगह की बोलचाल अलग है, भाषा अलग है, वेशभूषा तो खैर अलग है ही, लेकिन भाषा भी क्या है, अलग है। तो इसी के आधार पर क्या हुआ, एक समस्या खड़ा हो गया। समस्या ये उत्पन्न हुआ कि एक ही जंतु या एक ही पौधा का जो नाम है विभिन्न जगह पर अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे कि बिल्ली को ही ले लीजिए, तो हम लोग यहाँ पर बिल्ली को बिल्ली कहते हैं। कोई और देशों में या कई और जगहों पर भाषा के आधार पर बिल्ली को कुछ और बोला जाता होगा, कुत्ता को कुछ और बोला जाता होगा, है कि नहीं। कहीं पर डॉग, कहीं पर कुत्ता, कहीं पर और कुत्ता को कहीं कुछ और बोला जाता होगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा में। आम का ही ले लीजिए, तो आम को कहीं पर, यहाँ पर तो हम लोग आम बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में उसको मैंगो बोल दिए, लेकिन कई और जगह पर जो है आम या मैंगो को कुछ और बोला जाता होगा। तो समस्या यहीं पर खड़ा हो गया कि एक ही जंतु या एक ही पौधा का जो है पूरे देश के, पूरे विश्व के अलग अलग कोने में भाषा के आधार पर अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता था। तो इसमें एक समस्या ये खड़ा हो गया। तो वैज्ञानिकों ने विचार किया, और इन वैज्ञानिकों ने विचार ये किया कि जितने भी जंतु या पेड़ पौधे हैं, काहे ना उसको एक ऐसा नाम दे दिया जाए जो विश्व के हर एक जगह पर, चाहे वहां पर कोई भी भाषा बोली जाती हो, हिंदी बोले, उर्दू बोले, इंग्लिश बोले, फारसी बोले, या कोई भी भाषा बोली जाती हो, वहां पर एक ऐसा नाम दिया जाए किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों का जो हर जगह क्या हो, मान्य हो। तो इसी को सोचते हुए एक वैज्ञानिक हुए, कौन? कैरोलस लिनियस। ये स्वीडन, हाँ, स्वीडिश वैज्ञानिक थे, स्वीडिश वैज्ञानिक थे ये। और इन्होंने जो है एक नाम दिया जीव जंतु तथा पेड़ पौधों को, और वही जो नाम दिया गया उसी को वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कुछ जीव जंतु और पेड़ पौधा का नाम तो हम लिख दिए हैं, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और लुसेंट या क्राउन के बुक में जो है ढेर सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे का वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। तो एक नज़र में पढ़ लेते हैं। जैसे कि सरसों, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रैसिका कॉम्पेस्ट्रिस। धान का उर्जिया एस्टिवा। गेहूं का क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम है। गुलाब का क्या है? तो गुलाब का रोजा है। उसी तरीका से मनुष्य का क्या है? तो होमोसेपियंस है। मेढक का क्या है? राना टेग्रिना है। उसके बाद कुत्ता का क्या है? तो कुत्ता का कैनिस फैमिलियरिस है। गाय का बॉस इंडिकस है। मक्खी का मस्का डोमेस्टिका है। उसी तरीका से मटर का पीसम एस्टिवम है। ज्वार का सोरघम वेलगियर है। मक्का का जीमेज है। बाजरा का पेनिसेटम ग्लौकम है। गुलाब का रोजा हो गया। आम का मैग्नीफेरा इंडिका है। घटपर्णी, घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा का नाम है कि नहीं। घटपर्णी कीटभक्षी पौधा का नाम है। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नेपंथिस खासियाना। कोबरा लिली, कोबरा लिली ये भी क्या है? तो ये भी एक कीटभक्षी पौधा है, और इसका वैज्ञानिक नाम है, तो इसका वैज्ञानिक नाम डार्लिंग टोनिया है। किसका? कोबरा लिली का। और वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है तो उसका पहला जो ये होता है, पहला शब्द जो होता है, उसका प्रथम लेटर जो होता है कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। और पहला जो शब्द होता है वो इसके वंश यानी कि कुल को दर्शाता है। किसको? कुल को, कुल को दर्शाता है। और लास्ट वाला ये जो है ये जाति को दर्शाता है कि नहीं। जैसे मनुष्य का होमोसेपियंस ले लीजिए, तो होमो जो है ये कुल या वंश को दर्शा रहा है, कुल या वंश को, और सेपियंस जो है ये जाति को दर्शाता है। इसी तरीका से जितने भी है, जैसे कि बिल्ली का जो फेलिस है, इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से होना चाहिए, और ये किस चीज को दर्शा रहा है? तो वंश को। और ये हाँ डोमेस्टिका है, ये किस चीज को दर्शा रहा है? तो जाति को दर्शा रहा है। तो इसी के आधार पर जो है ये वैज्ञानिक नाम तय किया गया। और ये वैज्ञानिक नाम कौन दिए थे? कैरोलस लिनियस दिए थे। ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे। और कैरोलस लिनियस को जो है, कैरोलस लिनियस को आधुनिक
आधुनिक, क्या आधुनिक बोले तो आधुनिक वनस्पति, आधुनिक वनस्पति किसका पिता बोला जाता है? आधुनिक वनस्पति, हाँ आधुनिक वनस्पति शास्त्र, आधुनिक वनस्पति शास्त्र के पिता किसको? कैरोलस लिनियस को जो है आधुनिक वनस्पति शास्त्र के पिता भी बोला जाता है। तो ये सब वैज्ञानिक नाम थे, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से प्लांट किंगडम को शुरू करते हैं। प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत, पादप जगत, पेड़ पौधे की दुनिया यहीं से शुरू होती है। तो पादप जगत को जो है सबसे पहले आइकलर, आइकलर एक वैज्ञानिक हुए, आइकलर, आइकलर, आइकलर ने क्या किया, ये आइकलर साहब जो थे ये दो उप जगत में बांटे, किसको? पादप जगत को दो उप जगत में बांटे। वो दो उप जगत कौन था उसके बारे में देखते हैं। वो दो उप जगत कौन है? ये दो उप जगत है, एक है क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स, एक कौन है? क्रिप्टोगेम्स है, और दूसरा जो है वो फेनरोगेम्स है, फेनरोगेम्स, फेनरोगेम्स। पादप जगत तो कितने भाग में बांट दिए? दो भाग में, क्रिप्टो गेम्स और एक फेनरो गेम्स। क्रिप्टो गेम्स में क्या होता है? क्रिप्टो गेम्स के अंतर्गत जितने भी पेड़ पौधे आते हैं इसमें जो है फूल या बीज नहीं होता है, नहीं, क्या? फूल और बीज नहीं होता है। तो स्वाभाविक है जब क्रिप्टो गेम्स में फूल और बीज नहीं होगा तो फेनरो गेम्स में होगा। तो फेनरो गेम्स में जो है फूल और बीज लगता है, ठीक है। क्रिप्टो गेम्स में फुल बीज नहीं और फेनरो गेम्स में फुल बीज होता है। और क्रिप्टो गेम्स को फिर से हम तीन फाइलम में बांट करके देखते हैं, तीन फाइलम में। इसको कितने फाइलम में बांट कर पढ़ेंगे? तीन फाइलम में। पहला फाइलम है थैलोफाइटा, कौन फाइलम? थैलोफाइटा। दूसरा फाइलम है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। और तीसरा फाइलम है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्रिप्टो गेम्स को तीन फाइलम में बांट कर पढ़ेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और फेनरो गेम्स को भी दो फाइलम में बांट करके पढ़ते हैं, एक जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म, और एक होता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो फेनरो गेम्स को कितने जगत में बांट कर पढ़ेंगे? कितने फाइलम में? दो फाइलम में, और इसको तीन फाइलम में। तो आइए क्रिप्टो गेम्स को तो समझ गए, इसके अंतर्गत जितने भी पौधे होंगे क्रिप्टो गेम्स के अंतर्गत उसमें फूल और बीज नहीं लगेंगे। इसको तीन भाग में बांट दिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो आइए थैलोफाइटा से शुरू करते हैं, थैलोफाइटा को देखते हैं। तो चलिए थैलोफाइटा, यहां से किसको पढ़ेंगे? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। तो इस जगत के जो पेड़ पौधे होते हैं ना थैलोफाइटा के अंतर्गत, इसमें क्या होता है? तो थैलोफाइटा के पेड़ पौधे में जड़ नहीं होता है, तना नहीं होता है, पत्ती नहीं होता है, और न ही उसमें जो है संवहन तंत्र जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, ठीक है। थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन आते हैं? तो वैसे पौधे आते हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती इस सब का अभाव रहता है, मतलब इसके जो शरीर हैं विभेदित नहीं होते हैं। विभेदित बोले तो जैसे कि कोई पौधा, जैसे कि आम को लिया जाए तो आम के पौधे में क्या है? जड़ भी है, तना भी है, पत्ती भी है कि नहीं, डाली भी है। तो उनका पौधा क्या है? विभेदित है, अलग अलग शरीर में विभेदित है। उनमें जाइलम फ्लोएम नाम का ये संवहन तंत्र है वो भी पाया जाता है। लेकिन थैलोफाइटा के अंतर्गत जो भी पौधे आते हैं उनका शरीर विभेदित नहीं होता है, यानी कि उसमें जड़, तना, पत्ती, जाइलम फ्लोएम, संवहन तंत्र ये सब का अभाव रहता है, ठीक है। तो वो पौधा होते कैसे हैं? तो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं शैवाल, शैवाल आते हैं और लाइकेन आते हैं,
शैवाल और लाइकेन। शैवाल को देखे होंगे आप लोग, जैसे कि रुका हुआ जल जो होता है नदी तालाब ये सब में देखे होंगे, ऊपर से एक हरा टाइप का क्या हो जाता है, परत लग जाता है, जिसको सेमार कहते हैं गांव देहात की भाषा में। तो हरा टाइप का जो परत लग जाता है वही शैवाल है। तो क्या उसमें पत्ती होता है? नहीं होता है। ये जड़ होता है? नहीं होता है। संवहन तंत्र होता है? नहीं होता है। या बरसात के महीना में जो है लग जाता है काई, जिसको काई कहते हैं, बरसात के महीना में जो हरा टाइप का लग जाता है चट्टान वगैरह पत्थर वगैरह पर, और उस पर पैर स्लिप करता है, वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार का शैवाल ही है। वो जो हरा परत जो बनाता है बरसात के महीना में वो भी शैवाल है। तो क्या उसके अंतर्गत डाली होता है? नहीं होता है। जड़ होता है? नहीं होता है। तना पत्ती ये सब होगा? नहीं होगा। तो कहने का मतलब एक लाइन में थैलोफाइटा के अंतर्गत वैसे पौधे आएंगे जिनका शरीर विभेदित नहीं होता है, यानी कि जड़ तना पत्ती ये सब नहीं होता है। उसमें जो है क्या नहीं होता है, जड़ तना पत्ती तो नहीं होता है, और संवहन तंत्र के रूप में जो जाइलम फ्लोएम होते हैं वो भी नहीं होते हैं। तो ठीक है, शैवाल को अब पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? शैवाल को पढ़ लेते हैं। और शैवाल को जब पढ़ेंगे तो शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। और एक होता है माइकोलॉजी, वो कवक का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन को क्या कहेंगे? माइकोलॉजी। और शैवालों के अध्ययन को क्या कहेंगे? फाइकोलॉजी। तो आइए देखते हैं अब शैवाल के बारे में। ये जो होता है शैवाल वगैरह, ये अधिकांशतः जो है नमीय जगह पर उगते हैं। नमीय जगह पर उगते हैं या जलीय स्थान पर उगते हैं। बोले तो समुद्र में उगेंगे या मीठा जल में, मतलब नमकीन जल में भी उग सकते हैं और मीठा जल में भी उग सकते हैं। मीठा जल बोले तो नदी तालाब ये सब का जो जल होता है उसमें, और लवणीय जल बोले तो समुद्र के जल में भी ये उगते हैं। और नमीय जगह पर भी उगते हैं, जिस जगह पर नमी होती है, चट्टान पर भी उगते हैं, है कि नहीं। तो शैवाल के बारे में अब एक एक करके देखते हैं। ये शैवाल जो होते हैं एक कोशिकीय भी होते हैं। शैवाल एक कोशिकीय भी होता है और बहुकोशिकीय भी होते हैं, ठीक। लेकिन एक कोशिकीय जो शैवाल है, एक कोशिकीय जो शैवाल है उसको किसके अंतर्गत रख करके देखे थे? तो एक कोशिकीय शैवाल जो है वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। एक कोशिकीय शैवाल कहाँ आते हैं? प्रोटिस्टा जगत में पढ़े थे हम लोग, है कि नहीं, एक कोशिकीय शैवाल को, ठीक। लेकिन ये बहुकोशिकीय शैवाल जो है इसको थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है, और इसको कहते हैं लाल शैवाल या हरा शैवाल। लाल शैवाल हो गया, हरा शैवाल हो गया और भूरा शैवाल हो गया। क्या गो शैवाल हो गया? 3 गो, जो थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। कौन कौन? और ये बहुकोशिकीय है, लाल शैवाल, हरा शैवाल और भूरा शैवाल। तो अब ये शैवाल का उपयोग क्या क्या होता है? इसी को हरा शैवाल को क्लोरोफाइसी कहते हैं, भूरा शैवाल को फियोफाइसी कहते हैं, और लाल शैवाल को क्या कहते हैं? रेडोफाइसी कहते हैं। तो इंग्लिश नाम भी याद रहना चाहिए। भूरा शैवाल को हरा शैवाल को क्लोरोफाइसी, लाल शैवाल को रेडोफाइसी और भूरा शैवाल को फियोफाइसी कहते हैं, ठीक है। अब इसका यूज क्या क्या है ये सब देख लेते हैं। इसका महत्व भी है, शैवाल का महत्व भी है। और जो एक कोशिकीय शैवाल है ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? प्रोटिस्टा के अंतर्गत। तो ये जो लाल शैवाल है, जो बहुकोशिकीय शैवाल है, लाल शैवाल, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है, जैसे कि एक ये है ग्रेसिलेरिया, ये लाल शैवाल है। ग्रेसिलेरिया कैसा शैवाल है? लाल शैवाल है। ग्रेसिलेरिया हो गया। उसके बाद हो गया जेलेडियम और कांड्रस। जेलेडियम, ये ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम जो है लाल शैवाल है। और ये दोनों से जो है अगर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अगर। एकदम बारीकी से समझना है। थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल आते हैं। शैवाल बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय दोनों होते हैं। तो जो बहुकोशिकीय शैवाल है वो लाल शैवाल, हरा शैवाल, भूरा शैवाल। लाल शैवाल के अंतर्गत ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम, ये शैवाल का नाम है, ये आते हैं। ये दोनों से जो है अगर प्राप्त होता है। अगर, इसका नाम ही है अगर। और ये अगर का जो प्रयोग जो होता है ना, बेकरी में होता है। किसमें? बेकरी मतलब बिस्किट वगैरह जो बनता है, बिस्किट वगैरह, उसमें जो है किसका प्रयोग होता है? अगर का प्रयोग होता है। बिस्किट बनाने में होगा, उसके बाद दवा निर्माण में होगा, उसके बाद दंत मंजन बनाने में, दंत मंजन, मुंह धोने वाला जो मंजन होता है वो सब बनाने में, उसके बाद मिठाई निर्माण में। तो ये सब में जो है अगर का प्रयोग होता है। तो प्रश्न पूछे जाएंगे अगर किस शैवाल से प्राप्त होगा? तो लाल शैवाल से और ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम से, ठीक है। और लाल शैवाल के कारण ही एक लाल सागर है, लाल सागर।
और लाल सागर कहाँ है? जापान में है। लाल सागर कहाँ है? जापान में है। और लाल सागर का नाम लाल सागर क्यों पड़ा? तो उसके ऊपर जो है लाल शैवाल जो है पूरा आच्छादित है, मतलब छाया हुआ है, मतलब वहां पर इसकी जनसंख्या क्या है? बहुत ज्यादा है। ऊपर से लाल शैवाल पूरा छाया हुआ है, इसी के वजह से लाल सागर नाम पड़ा। और ये कहाँ है? जापान में है। इसके बाद देखते हैं भूरा शैवाल के बारे में, देख लेते हैं। किसके बारे में? भूरा शैवाल के बारे में। भूरा शैवाल के बारे में देख लेते हैं। भूरा शैवाल को जो है समुद्री घास भी कहते हैं। भूरा शैवाल को क्या कहते हैं? समुद्री घास भी कहते हैं। और इसका जो उपयोग होता है, जो जीव जंतु जो होते हैं, मतलब ऐसे कह लीजिए चारा के रूप में समुद्री घास का प्रयोग होता है। और भूरा शैवाल के अंतर्गत आते हैं लेमिनेरिया और सरगैसम। लेमिनेरिया और सरगैसम ये भूरे शैवाल है। ठीक है, कैसे शैवाल है? भूरे शैवाल। इसको समुद्री घास भी कहते हैं, चारा के रूप में प्रयोग होता है। और लेमिनेरिया जो है, लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आयोडीन। और आयोडीन जो है लेमिनेरिया में रहता है आयोडाइड के रूप में। आयोडीन लेमिनेरिया में किस रूप में रहेगा? आयोडाइड के रूप में रहेगा। ठीक है। और सरगैसम, ये सब का जो उपयोग है भोजन के रूप में भी करते हैं और चारा के रूप में भी होता है कि नहीं? और लेमिनेरिया ये सब को खाया भी जाता है। और ये जो है ये भूरा शैवाल, इसके कोशिका भित्ति से, भूरे शैवाल जो है, भूरे शैवाल के कोशिका भित्ति से, किस चीज से? कोशिका भित्ति से। इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति से, जब पेड़ पौधे की दुनिया में आ गए हैं तो इसमें कोशिका भित्ति होगा ही। कोशिका भित्ति से एल्जिन नामक पदार्थ निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एल्जिन नामक पदार्थ प्राप्त होता है, एल्जिन। और एल्जिन का जो प्रयोग होता है रबर उद्योग में होता है, रबर बनाने में। एल्जिन का प्रयोग किसमें होता है? रबर बनाने में। और एल्जिन किससे प्राप्त होता है? तो भूरा शैवाल के कोशिका भित्ति से। तो भूरा शैवाल के बारे में इतना समझ गए? ठीक। अब आगे देखते हैं। लाल शैवाल हो गया, भूरा शैवाल हो गया। कुछ और शैवाल है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ और शैवाल है, उसके बारे में। एक है क्लोरेला शैवाल। क्लोरेला शैवाल है। इसका जो प्रयोग जो है, क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं ना, तो इसका प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। क्लोरेला शैवाल का अंतरिक्ष यात्री प्रयोग करते हैं। इसमें जो है 50% से ज्यादा जो है प्रोटीन होता है। और जानते ही हैं ऊर्जा का प्रोटीन क्या है? अच्छा स्रोत है। तो क्लोरेला शैवाल से प्रोटीन भी प्राप्त होता है और ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है। प्रोटीन के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जब जाते हैं तो क्लोरेला शैवाल को अपने साथ ले करके जाते हैं। ठीक है। और इससे एक क्लोरेला शैवाल से एक क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक बनाया जाता है। क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक किससे बनता है? क्लोरेला शैवाल से ही बनता है। ठीक है। और एक होता है नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल जो होता है ना, ये मोनेरा जगत के। और ये जो नीलहरित जो शैवाल है, ये साइनोबैक्टीरिया का ही नया नाम है। ये शैवाल नहीं है, ये जो है साइनोबैक्टीरिया का नया नाम है। साइनोबैक्टीरिया का नया नाम क्या है? नीलहरित शैवाल है। और ये मोनेरा जगत के हैं। मोनेरा जगत में इसको पढ़े थे, मोनेरा जगत में। और जब स्वाभाविक है, जब मोनेरा जगत में जब हम इसको पढ़े हैं और जब ये मोनेरा जगत के जीव हैं, ये शैवाल है नीलहरित शैवाल, तो ये कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक होंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने हुए होते हैं। कौन? नीलहरित शैवाल। और ये साइनोबैक्टीरिया का नया नाम है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? नीलहरित शैवाल का जो उपयोग होता है उर्वरक बनाने में, है कि नहीं? खाद वगैरह जो खेत में देते हैं, तो उर्वरक बनाने में नीलहरित शैवाल का प्रयोग होता है। और ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं किसको? लाइकेन को। शैवाल के बारे में इतना देख लिए, काफी है। अब देखते हैं लाइकेन को। ये लाइकेन जो है ना, ये सहजीवी है, एक प्रकार का सहजीवी है। और लाइकेन का जो खोज किया है तुलास ने।
लाइकेन का खोज किसने किया? तो लासने ने लाइकेन का खोज किया। और ये एक सहजीवी है। कैसा सहजीवी है? तो ये कवक और शैवाल के बीच का सहजीवी है। कवक और शैवाल के बीच का सहजीवी है। ये करता क्या है लाइकेन? तो लाइकेन के जो कवक होते हैं, समझिएगा, लाइकेन के जो कवक होते हैं ये जमीन से यानी कि पृथ्वी से जल और खनिज लवण लाइकेन के जो कवक होते हैं पृथ्वी से जल और खनिज लवण अवशोषित करके किसको दे देता है? शैवाल को दे देता है। किसको दे दिया? ये शैवाल को दे दिया। और शैवाल क्या करता है? तो शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण करके जो भोजन बनाता है ना, ये जो है अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण करके शैवाल। ये प्रकाश संश्लेषण करके जो भोजन बनाया शैवाल, ये जो है कवक को दे देता है। तो ये लाइकेन जो है दोनों के बीच क्या बना रहा है? सहजीवी बना रहा है। और ये दोनों को क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। लाइकेन के कवक यहाँ से जल खनिज लवण लेकर के शैवाल को दे देगा, जिससे शैवाल का भी काम बन गया। और शैवाल जो अपना भोजन बनाएगा प्रकाश संश्लेषण की मदद से, वो किसको दे देगा? कवक को दे देगा, है कि नहीं? तो लाइकेन का भी कुछ उपयोग है, इसके बारे में देखते हैं। लाइकेन क्या करता है? लाइकेन जो है पर्यावरण का एक सूचक है। लाइकेन जो है पर्यावरण का सूचक भी है। ये सूचक कैसे है कि लाइकेन मतलब ऐसे समझ लीजिए स्वच्छ वायुमंडल में पाया जाता है, स्वच्छ वायुमंडल में। और किस गैस का सूचक है पर्यावरण में? तो SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब वायुमंडल में अगर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा वायुमंडल में, तो वहां पर लाइकेन नहीं पाया जाएगा, लाइकेन नहीं उगेगा, है कि नहीं? वहां पर सिर्फ और सिर्फ केवल शैवाल ही रहेंगे। और जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा यानी कि सांद्रता कम होगी वायुमंडल में, वहां पर जो है लाइकेन ज्यादा उगेगा। तो इस आधार पर कह सकते हैं लाइकेन क्या है? पर्यावरण का एक सूचक है। अगर लाइकेन नहीं उग रहा है, नहीं है जिस जगह पे, वहां पर समझ जाइए उस गैस में वहां का वायुमंडल क्या है? दूषित है, वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है कि नहीं? इसीलिए वहां पर लाइकेन नहीं है। जहां पर लाइकेन ज्यादा है तो समझ जाइए वायुमंडल स्वच्छ है थोड़ा सा, और वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या है? कम है। इस आधार पर कहा गया पर्यावरण का सूचक है। लाइकेन एक होता है परमेलिया, एक परमेलिया लाइकेन होता है, परमेलिया लाइकेन। इसका जो प्रयोग होता है, ये मिर्गी का जो रोगी होता है ना, मिर्गी, जिसको मिर्गी आ रहा है, उसका जो है दवा बनाने के रूप में जो है परमेलिया लाइकेन का प्रयोग किया जाता है, मिर्गी रोगी के दवा बनाने के रूप में। कुछ और है, एक है रोसेला लाइकेन, रोसेला लाइकेन जो है, इससे लिटमस पत्र बनता है। रोसेला लाइकेन से क्या बनता है? लिटमस पत्र बनता है। किससे? रोसेला लाइकेन से। एक है इंडोकार्पन से क्या होता है? तो इंडोकार्पन लाइकेन है, ये जापान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जापान में पाया जाता है। और जापानी लोग जो होते हैं इसका प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। किसका? इंडोकार्पन। तो याद रखिएगा इंडोकार्पन भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और यह लाइकेन है। और कहाँ पाया जाता है ज्यादा? तो जापान में। तो किसको किसको देखें? शैवाल को देख लिए और लाइकेन को भी देख लिए, ठीक है। तो थैलोफाइटा हो गया खत्म। अब देखिए ब्रायोफाइटा। ये ब्रायोफाइटा में क्या होता है? जैसे थैलोफाइटा के अंतर्गत जो भी पौधे थे उसमें जो है क्या होता था? उसमें जो है विभेदित नहीं होता था, मतलब जड़ तना पत्ती उसमें कुछ नहीं होता था। लेकिन ब्रायोफाइटा में है जड़ और तना, और नहीं, जड़ नहीं होता है। ब्रायोफाइटा में जो है तना और पत्ती अलग अलग रहता है, तना और पत्ती में विभेदित रहता है, तना और पत्ती अलग अलग देखने को मिलते हैं। किसमें? ब्रायोफाइटा में। उसमें जो है जड़ के स्थान पर मूलाभास पाए जाते हैं, मूलाभास तो पाए जाते हैं, लेकिन वास्तविक जड़ जो है ब्रायोफाइटा में नहीं होता है। कहने का मतलब पेड़ पौधे की दुनिया में थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। तो स्वाभाविक है सबसे पहले जब पौधे पृथ्वी पर आए होंगे तो ब्रायोफाइटा फाइलम के आए होंगे, नहीं, थैलोफाइटा फाइलम के आए होंगे, थैलोफाइटा। फिर उसमें जब विकास हुआ, जड़ तना पत्ती ये सब विभेदित होना शुरू हो गया, तो फिर ब्रायोफाइटा फाइलम के आए होंगे, है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है? मूलाभास रहता है, वास्तविक जड़ नहीं होता है। और इसमें संवहन के रूप में जो है जाइलम और फ्लोएम भी नहीं रहता है, जाइलम और फ्लोएम ये जो है नहीं रहता है। किसमें? ब्रायोफाइटा में। तना पत्ती तो रहेगा, विभेदित रहेगा, मूलाभास रहेगा, जड़, वास्तविक जड़ का अभाव रहता है, वास्तविक जड़ नहीं रहता है। और जाइलम फ्लोएम नामक संवहन तंतु जो है ब्रायोफाइटा में नहीं रहता है, ठीक है। और इसमें जो है लैंगिक अंग, इसके जो है लैंगिक अंग जो होते हैं, लैंगिक अंग ये बहुकोशिकीय होते हैं। किसके? ब्रायोफाइटा के लैंगिक अंग। और इनके नर जनन अंग जो होते हैं, नर जनन अंग, और एक होते हैं स्त्री जनन अंग, स्त्री
जनन अंग, नर जनन अंग होते हैं और स्त्री जनन अंग होते हैं। तो नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुंधानी, पुंधानी कहते हैं, और स्त्री जनन अंग को कहते हैं स्त्री धानी कहते हैं। और ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं सब में क्या पाया जाता है? भ्रूण पाया जाता है, भ्रूण पाया जाता है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं उसमें भ्रूण पाया जाता है। तो ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आगे देखते हैं ब्रायोफाइटा को आगे। थोड़ा आज स्पीड चल रहा है, आज इसको खत्म करना है। इसके अंतर्गत जो पौधे आते हैं तो प्रमुख पौधे कौन कौन है वो देख लेते हैं। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो प्रमुख पौधा है, प्रमुख पौधा एक होता है मॉस। मॉस, मॉस, मॉस जो होता है, मॉस और क्या है? लीवरवर्ट है, लीवरवर्ट। मॉस और लीवरवर्ट, मॉस और लीवरवर्ट जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाला क्या है? प्रमुख पौधा है। ठीक है, ये मॉस का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये जो स्तनधारी, कुछ स्तनधारी जंतु हैं वो, और चिड़िया वगैरह जो है, चिड़िया वगैरह जो है अपना भोजन के रूप में मॉस का प्रयोग करता है। किसका? मॉस का, है कि नहीं? मॉस का प्रयोग करता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है स्फैग्नम, स्फैग्नम मॉस, स्फैग्नम मॉस। इसको जो है पीट मॉस भी कहते हैं, स्फैग्नम मॉस को पीट मॉस भी कहते हैं। इसका खास गुण ये है कि इसमें जो है जल अवशोषण करके अपने अंदर संग्रहित करने की क्षमता होती है। किसमें? स्फैग्नम मॉस या पीट मॉस कह लीजिए, स्फैग्नम मॉस में, है कि नहीं? और ये है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाला ही पौधा है, ये तो पता है। इसमें जल अवशोषण करके इसके अंदर संग्रहित करने की क्षमता होती है। इसके वजह से जो है इसका जो प्रयोग है नर्सरी में किया जाता है, नर्सरी में, नर्सरी में। नर्सरी किसको कहते हैं पता है? जहां पर पेड़ पौधे को उगाया जाता है, छोटे छोटे पौधों को उगाकर विकसित किया जाता है, उसी को नर्सरी कहते हैं। तो नर्सरी में स्फैग्नम मॉस का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? तो इसमें जल अवशोषण करके संग्रहण करने की क्षमता अधिक है। ठीक है, चलिए प्रमुख पौधा में और याद कर लीजिए। एक होता है मार्केसिया, मार्केसिया हो गया, रिक्सिया हो गया, रिक्सिया, मार्केसिया, रिक्सिया, लीवरवर्ट, मॉस, ये सब जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले क्या है? प्रमुख पौधे हैं। अब इससे अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अगला है टेरिडोफाइटा। ये जो है ना टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो पौधे आते हैं, ये पृथ्वी पर उगने वाले प्रथम मतलब विकसित पौधा है। पृथ्वी पर उगने वाले जो है इसको कह सकते हैं प्रथम विकसित पौधा। प्रथम विकसित पौधा इसलिए कह सकते हैं कि इसमें जो है जड़ भी रहता है, तना भी रहता है, पत्ता भी रहता है, और जाइलम और फ्लोएम भी रहता है, जाइलम और फ्लोएम भी रहता है कि नहीं? संवहन तंतु के रूप में जाइलम और फ्लोएम भी रहेगा, जड़ तना पत्ती सब रहेगा, लेकिन इसमें फूल और बीज नहीं रहता। ये तो जो जिस फाइलम को पढ़ रहे हैं ये तीनों के अंतर्गत जो है फूल और बीज तो कहीं मिलेंगे ही नहीं, है कि नहीं? तो टेरिडोफाइटा में क्या रहेगा? जड़ तना पत्ती सब रहेगा, जाइलम फ्लोएम सब रहेगा, और पृथ्वी पर का प्रथम विकसित पौधा है। ठीक, और ये जो है छायादार या नम स्थान पर उगता है, छायादार स्थान पर भी या नम स्थान पर भी। ठीक है, एक है मर्सिलिया, इसके अंतर्गत जो आते हैं ये मर्सिलिया है। ये मर्सिलिया हो गया, इसको सब्जी के रूप में खाया जाता है, मर्सिलिया को सब्जी के रूप में जो है खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। एक है टेरिडियम, टेरिडियम, टेरिडियम। टेरिडियम का प्रयोग जो होता है पशु चारा में होता है, पशु चारा में टेरिडियम का प्रयोग होता है, और यह है किसके अंतर्गत? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत पौधा है। एक होता है एजोला, एजोला क्या होता है? एजोला, इसको जलीय फर्न भी कहते हैं। एजोला को क्या कहते हैं? जलीय फर्न भी कहते हैं, और इसका जो प्रयोग होता है इसका भी प्रयोग उर्वरक बनाने में होता है। किसका? एजोला का। जैव उर्वरक कह सकते हैं, जैव उर्वरक, जैव उर्वरक बनाने में एजोला का प्रयोग होता है या जलीय फर्न का प्रयोग होता है। ये सब है टेरिडोफाइटा के अंतर्गत है। ठीक है, एक होता है सिनेजिनेला, सिनेजिनेला,
सिनेजिनेला कट गया, नहीं, सिनेजिनेला होता है। तो सिनेजिनेला जो होता है टेरिडोफाइटा के अंतर्गत पौधा, इसमें जो है पुनर्जीवन करने की इसमें क्षमता होता है सिनेजिनेला में। ये क्या होता है, ये सूख जाता है, लेकिन इसको जैसे ही पानी में डालिएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, हरियर हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। तो सिनेजिनेला का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये सजावट के रूप में होता है, सजावट के रूप में, घरों में सजावट के रूप में जो है सिनेजिनेला का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, सूख भी जाएगा और जैसे ही पानी में डालिएगा तो ये हरा भरा हो जाएगा। एक होता है ओफियोग्लोसम, ओफियोग्लोसम, इसके अंतर्गत एक पौधा है ओफियोग्लोसम। ये ओफियोग्लोसम एक ऐसा पौधा है टेरिडोफाइटा के अंतर्गत, इसमें जो है सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाया जाता है, सबसे ज्यादा गुणसूत्र बोले तो 630 जोड़ा। ये याद रखना है, 630 जोड़ा सबसे ज्यादा गुणसूत्र किस पौधा में पाया जाएगा, ओफियोग्लोसम में। ओफियोग्लोसम में 630 जोड़ा बोले तो 6 दूना 1260 गो गुणसूत्र रहता है, जोड़ा में 630 जोड़ा गुणसूत्र है कि नहीं। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जो है हम लोग देखेंगे इससे आगे का जो फाइलम है, कौन फाइलम था, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म बच गया है कि नहीं। तो क्रिप्टोगेम्स को आज हम लोग खत्म कर दिए। अगले क्लास में हम लोग किसको देखेंगे, फेंड्रोगेम्स को देखेंगे। फेंड्रोगेम्स के अंतर्गत दो ही है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, तो उसको पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अगले क्लास में। जय हिंद।